पहली हेडिंग लिखना मुक्त अवस्था में, पहली हेडिंग मुक्त अवस्था में। इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो क्या? इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो क्या? अच्छा, हेडिंग में तो हेडिंग है इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट। हो गया। अब इसमें लिखेंगे ऐसी धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं। यही तो बोलेगा दे हेडिंग मुक्त अवस्था में, कल नाम लिखवाए थे ना दोनों, तो आज वही हेडिंग है मुक्त अवस्था में। ऐसी धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं, जो कम क्रियाशील होती हैं, जैसे जैसे सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, जैसे सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, जैसे सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। हो गया। आदि आदि हो गया। ये भूपर्पटी में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ये भूपर्पटी में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो इनके मुक्त अवस्था में पाए जाने का कारण क्या है? इनका कम क्रियाशील होना। ठीक है, कम क्रियाशील होने के कारण किसी से जुड़ते नहीं है या किसी से क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए अपने अकेले रहते हैं। ठीक है, अतः स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अब जो अधिक क्रियाशील होंगे वो सबसे क्रिया करने की प्रवृत्ति रखेंगे, तो पृथ्वी के अंदर जो अन्य अधातुएं या धातुएं होती हैं उनसे क्रिया करके अपना यौगिक बना लेते हैं। वास्तव में तो ये धातु है, तो जुड़ेंगी किससे? अधातु से जुड़ेंगी, क्योंकि धातु धनायन बनाती है, तो अधातु क्या बनाती है? ऋणायन, और आसानी से एक त्यागेगा एक ग्रहण करेगा, जुड़ जाएंगे दोनों। यही तो प्रक्रिया होगी। तो लिखो इसमें क्या लिखे? नीचे दूसरी हेडिंग लिखो संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में इन कंबाइंड स्टेट, संयुक्त अवस्था में इन कंबाइंड स्टेट, COMBINED, कंबाइंड स्टेट। हो गया। तो लिखो ऐसी धातुएं जो क्रियाशील होती हैं, जो क्रियाशील होती हैं, ऐसी धातुएं जो क्रियाशील होती हैं। हो गया। भूपर्पटी में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, भूपर्पटी में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम माने तो Na, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, कॉपर Cu, आयरन Fe, एल्यूमिनियम Al आदि। हाँ,
तो जिसमें उनको सामान्य रूप से प्रयोग की जाती हैं उनका। लिथियम तो सबसे क्रियाशील है, वो भी अपने यौगिक के रूप में ही पाया जाएगा। जो कॉमन रूप से होते हैं, मतलब जिनका अयस्क ज्यादा मिलता है, उनकी बात की गई है यहाँ पे। हो गया ना? नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिख लो। कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। हो गया? मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जैसे Fe, Cu, Ag आदि। Ag सिल्वर, Fe, Cu, Ag आदि। हो गया? मतलब इनकी कुछ रूप मुक्त अवस्था में भी होते हैं और कुछ संयुक्त अवस्था में भी होते हैं। बाकी इनके जो होते हैं, अभी देखो इसमें कॉपर और Fe है, ये मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं कहीं कहीं पे। जैसे हमारा भूपर्पटी में आयरन जो होता है सामान्यतया संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन इसकी कुछ मात्रा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। परंतु जब हम चले जाते हैं कोर में, अर्थात पृथ्वी को जो 3 भाग में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, जो सबसे अंदर की परत है, जैसे हमारी पृथ्वी एक गोले की तरह व्यवहार करती है, ये जो अंदर वाला एरिया है, यहाँ पे लोहा पाया जाता है मुक्त अवस्था में और द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोचने वाली बात, यहाँ पे जो लोहा पाया जा रहा है द्रव अवस्था में पाया जाता है, पिघला हुआ लोहा। माने तो निष्कर्ष क्या निकलता है? लोहे का गलनांक क्या था? लोहे का गलनांक क्या था? 1535 डिग्री सेल्सियस के आसपास लिख पाए थे ना? मतलब 1535 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर तापमान होगा तभी लोहा पिघल सकता है, और यहाँ पे लोहा पिघली अवस्था में। निष्कर्ष, पृथ्वी के अंदर का तापमान अभी भी 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। समझ गए? पृथ्वी के अंदर का तापमान अभी भी 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, ये याद रखे रहना। अभी ऊपर से पृथ्वी ठंडी हो चुकी है, लेकिन अंदर से अभी भी गर्म, अभी तो लोहा पिघला हुआ है, ये याद रखे रहना। चलो आगे बढ़ते हैं, नीचे लिखेंगे। अब इसमें देख लेते हैं जैसे कौन ज्यादा पाया जाता है। तो 2 चीज की हम चर्चा करते हैं, एक भूपर्पटी की चर्चा करते हैं और एक संपूर्ण पृथ्वी की चर्चा करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी मतलब क्रस्ट, मेंटल, कोर सब आ जाएंगे उसमें। ठीक है? भूपर्पटी का मतलब केवल हमारी पहली परत जहां तक हमें खनिज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? खनिज। इसकी मोटाई लगभग 30 किलोमीटर होती है सतह से। समझ गए? 30 किलोमीटर नीचे में खुदाई थोड़ी ना कर सकते हैं हम। 30 किलोमीटर तक भी नहीं जाते, मैक्सिमम जाते होंगे 1-1.5-2 किलोमीटर तक जाते होंगे खुदाई करते हुए। तो तभी इसको 30 किलोमीटर तक खनिज मिलता है। तो बिना नीचे खोद के हम खनिज निकाल थोड़ी ना पाएंगे। हेलीकॉप्टर तो अंदर चलाएंगे नहीं, 30 किलोमीटर उड़ा के लेके आएगा ऊपर की ओर। ठीक है? तो क्या हुआ, ये जो हमारा क्रस्ट है 30 किलोमीटर होता है, इसी में सारे खनिज पाए जाते हैं। अब और सारे पदार्थ पाए गए, हमको तो तत्व की चर्चा करनी है, धातु की चर्चा करनी है। हम खोद के इतने से ही निकाल सकते हैं, इतना तो मुश्किल है जाना, तो इधर कहां से जाएंगे। इसीलिए हम चर्चा 2 रूपों में करते हैं, एक तो भूपर्पटी और एक संपूर्ण पृथ्वी। तो जब हम केवल भूपर्पटी की चर्चा करते हैं, अर्थात सतह से कितने किलोमीटर नीचे तक की, 30 किलोमीटर तक की चर्चा करते हैं, तो इस 30 किलोमीटर तक में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। सिलिकॉन उसके बाद होता है, तब एल्यूमिनियम आता है।
ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, सिलिकॉन उसके बाद, एल्यूमिनियम उसके बाद। तो ऑक्सीजन क्या है, धातु की अधातु? अधातु है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन ये भी कार्बन वाले में आता है, कार्बन के नीचे। सिलिकॉन किसके नीचे आता है? कार्बन का होता है 6 और उस सिलिकॉन उसके नीचे होता है, उसका 14 होता है। आवर्त सारणी पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा, भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो आवर्त सारणी में कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है, अर्थात सिलिकॉन भी अधातु है। तो ऑक्सीजन भी अधातु हो गया, सिलिकॉन भी अधातु हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम किस में आता है? धातु में आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी भूपर्पटी है उसमें सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अधातु क्या? सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अधातु क्या है? ऑक्सीजन। या कहें तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व भी ऑक्सीजन है, क्योंकि धातु अधातु में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही है ना, और ऑक्सीजन एक तत्व है। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। या कहें तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अधातु क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन जब हमसे पूछा जाए कि पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, धातु, तो देखोगे ऑक्सीजन पहले पाया जाता है सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर तब एल्यूमिनियम। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन तो अधातु है, लेकिन एल्यूमिनियम क्या है? धातु। धातु में पहला नंबर किसका आता है? एल्यूमिनियम का आता है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है? एल्यूमिनियम। और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाले तत्व या कहें तो अधातु कौन है? ऑक्सीजन। ये चीज को हमको याद रखना है, ये सवाल पूछा जाता है। मतलब ये लगभग 43% पाया जाता है, कहीं कहीं पे 50% भी दिया जाता है। तो मान के चलो लगभग आधा ऑक्सीजन होता है। ये 30 किलोमीटर का जो सरफेस एरिया हमको दिख रहा है, इसका आधा ऑक्सीजन से बना है। और एल्यूमिनियम 13% है, और ये 27% के आसपास होता है सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि सिलिका बनाती है रेत, सिलिकॉन ऑक्सीजन से जुड़ के बनाता है रेत, और हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत पे लगभग जगह पर रेत है कि नहीं है? इसमें एक भाग सिलिकॉन का है, 2 भाग किसका है? ऑक्सीजन का। इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसकी मात्रा थोड़ी क्या रहती है? कम रहती है। तो चलो लिखते हैं अभी, कहां तक लिखें? तो अब नीचे लिखेंगे एक इंडिकेट पॉइंट इंपॉर्टेंट। इंडिकेट पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखना है, लिखो। भूपर्पटी में, काली पेन से लिख लो हेडिंग की तरह। भूपर्पटी में, भूपर्पटी में हो गया उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा। भूपर्पटी में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा। भूपर्पटी में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा हो गया ना। अब देखो इधर कॉलम बना लो, तत्व, उसके बाद यहां पे लिख लेना प्रकृति, फिर प्रतिशत मात्रा। कहां पर? भूपर्पटी में। हो गया। तीन कॉलम बनाना है, 5-6 लाइन का बनाओ, ज्यादा मत बनाना, नहीं पता चला 10-20 लाइन का बना लो, उतना लिख पाई ना पाए हम। तत्व, प्रकृति, भूपर्पटी में प्रतिशत मात्रा। हो गया। इसमें लिखेंगे तत्व में पहले लिखेंगे ऑक्सीजन, कोष्ठक में इसका प्रतीक क्या होता है जी? O। इसकी प्रकृति क्या है? धात्विक या अधात्विक? अधात्विक। हो गया ना।
भूपर्पटी में इसकी प्रतिशत मात्रा 46.8% या कहीं कहीं दिया जाता है 50%। ठीक है, तो दोनों को लेके कंफ्यूजन में नहीं रहना है। 46.8% या 50% हो गया। दूसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन Si। ये भी कैसा है, अधात्विक है अर्थात अधातु है। ये पाया जाता है 26%। 26 दशमलव कुछ होता है लेकिन हम 26 लिखते हैं। फिर एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम 7.5% दे रहा है। चलो लिख लो 7.5% लिखो, फिर कुछ होगा तो बताएंगे तब। कुछ अलग लग रहा है। एल्यूमिनियम Al, ये कैसी प्रकृति का है, धात्विक प्रकृति का है। इसका दिया है 7.5%। लिख लो, कुछ अलग होगा तो बताएंगे तब। इसके बाद Fe लिख लो, आयरन। आयरन Fe, ये भी किस प्रकृति का है, धात्विक प्रकृति का है। ये पाया जाता है 4.7%। हो गया। हाँ? अरे गधे का कहे अभी हम कहे अगर कोर की चर्चा करेंगे तब सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। आयरन अगर कोर में पाया जाता तो का तुम जाते यहां से आयरन निकाल के लाते हो, जो हम लोग लोहा खिड़की में लगाए हैं। जो लोहा खिड़की में लगा कहा जाते हैं वहां बल्टी खींच के लाते हैं, कुआं खोद के उसको ठंडा करके बनाते हैं। अरे पाया जाता है भूपर्पटी में। हमने कहा जब कोर की चर्चा करोगे तब इसकी मात्रा सबसे अधिक हो जाएगी, क्योंकि हम केवल अभी 30 किलोमीटर तक की चर्चा कर रहे हैं ना। 30 किलोमीटर यहाँ कोर थोड़ी ना, कोर तो काफी नीचे है, समझ गए। तो आयरन की सबसे ज्यादा मात्रा यहाँ पे है, लेकिन हम चर्चा इसी की कर रहे हैं, तो यहाँ पे आयरन कम हो गया। अभी जब इसको भी जोड़ लेंगे तब सबसे ज्यादा आयरन हो जाएगा। जब संपूर्ण पृथ्वी की चर्चा करेंगे तब तो इसको जोड़ेंगे ना। भूपर्पटी की चर्चा करेंगे तब तो कोर को ले नहीं सकते, तब तो हमें केवल क्रस्ट लेना है, अर्थात पहली परत। ठीक है, याद रखे रहना। तो इसमें आयरन आता है, क्रस्ट में आयरन चौथे नंबर पे आता है। लेकिन अगर संपूर्ण पृथ्वी की चर्चा करें तब आयरन किस नंबर पे आ जाता है, पहले नंबर पे आ जाता है। तो लिखो, एक और लिख लेते हैं, 5 हो जाएगा। कैल्शियम, कैल्शियम Ca, ये भी किस प्रकृति का है, धात्विक प्रकृति का है, और ये तुम्हारा पाया जाता है 3.4%। हो गया ना। अब यहां से तुम दो प्रकार से इसकी व्याख्या करोगे, इस सारणी की व्याख्या। जब पहले तत्व के आधार पर चर्चा की जाए तो तत्व के आधार पर सबसे पहला नंबर किसका आता है, ऑक्सीजन का। अर्थात सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। फिर जब प्रकृति के आधार पर चर्चा करेंगे तो कौन पहले नंबर पे आया, अधातु। सबसे पहले पाई जाने वाली अधातु क्या है, ऑक्सीजन है। फिर अगर धातु के आधार पर चर्चा करें तो नीचे आना पड़ेगा ना। पहले धातु हमको कहाँ दिखी, यहाँ दिखी, वो कौन सी है, एल्यूमिनियम। इसका मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। हो गया ना। इस तरह से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो विश्व सारणी लिख लिए, नीचे सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखना शुरू करो। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, हो गया।
भूपरपटी में, अब एक मिनट, स्पष्ट है कि पहला नंबर अब लिखना शुरू करो। 3 नंबर लिखेंगे, 3 हो गया, लिखेंगे 2 पे लिखेंगे। पहला नंबर, भूपरपटी में, इसको याद रख लेना, भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हो गया ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। दूसरा नंबर, भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु, भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु, भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, हो गया। उसके बाद लिखो तीसरा नंबर, भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम है, हो गया। ये तीनों पॉइंट्स याद रखना, हो गया। नीचे एक इंडिकेट पॉइंट और लिख लो, यह बात याद रखने योग्य है, दिखना इसको जो बोल रहे हैं, यह बात याद रखने योग्य है कि यह बात याद रखने योग्य है कि जब हम संपूर्ण पृथ्वी की चर्चा करते हैं, कि जब हम संपूर्ण पृथ्वी की चर्चा करते हैं, जब हम संपूर्ण पृथ्वी की चर्चा करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आयरन Fe है। आयरन Fe है। हो गया ना? तो अब तो ये उपस्थिति हो गई। अब जो धातुएं भूपरपटी में संयुक्त अवस्था में पाई गई, उनको भी 2 भागों में बांटा गया। एक को खनिज कहा गया, एक को अयस्क कहा गया। वास्तव में खनिज और अयस्क 2 अलग अलग वर्गीकरण नहीं है। खनिज ही अयस्क होता है। खनिज ही क्या होता है? अयस्क होता है। कहने का मतलब, जब हम किसी धातु की बात करें, जैसे सबसे ज्यादा धातु पाई जा रही है, एल्यूमिनियम ही पाई जा रही है, तो हम अगर एल्यूमिनियम की बात करें और इसके 2 खनिज जमीन से खोद कर निकालें, 2 खनिज, एक एल्यूमिना
जिसका सूत्र होता है Al2O3, उसके बाद इंटू H2O भी होता है, उसको चर्चा में नहीं लाते हैं अभी। और क्रायोलाइट, इसका सूत्र होता है NaAlF6। इसमें देखो सोडियम भी है, एल्यूमिनियम भी है और फ्लोरीन भी है, देख रहे हो। तो एल्यूमिनियम का अयस्क तो कहलाएगा ही ये, सोडियम का भी अयस्क कहला सकता है, या सोडियम का भी खनिज कहला सकता है ये, क्योंकि इसमें सोडियम भी है ना, इससे सोडियम भी तो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे हम कोई भी धातु प्राप्त करते हैं वो उसका खनिज कहलाएगा, ठीक है। तो हम इससे एल्यूमिनियम तो प्राप्त कर ही सकते हैं, तो एल्यूमिनियम का खनिज भी कहलाएगा। इससे सोडियम भी प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सोडियम का भी खनिज कहलाएगा। इससे हम एल्यूमिनियम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये केवल एल्यूमिनियम का ही खनिज है, क्योंकि ऑक्सीजन तो अधातु है ना, ठीक है। तो अब हुआ क्या इसमें, जब एल्यूमिनियम के दो खनिज, एक क्रायोलाइट और एक एल्यूमिना, को खोदकर हम जमीन से निकालते हैं और हमको प्राप्त क्या करना है, एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए दोनों को विभिन्न प्रक्रमों से गुजारते हैं, जैसा कि हमने कल समझाया था। विभिन्न प्रक्रमों से गुजारने के बाद इसमें हम मान रहे हैं 100 रुपए का खर्चा आता है, इसमें 120 रुपए का खर्चा आता है, ठीक है। दोनों से हमको मिला एल्यूमिनियम ही, सुंदरता दोनों जगह उतनी ही मिली है, समझ गए। तो अच्छा कौन माना जाएगा, जहां पे कम खर्चा हुआ ना। मतलब अगर हमको एल्यूमिनियम चाहिए, तो अगर हम कम खर्चे में एल्यूमिनियम पा जा रहे हैं तो ज्यादा खर्चा क्यों करेंगे, ऐसा तो प्रश्न उठता है ना। जब कोई भी वस्तु तुमको कम खर्चे में मिल जा रही है, तुम ज्यादा खर्चा क्यों करोगे। बाजार में जाते हो, पहले 4 दुकान घूमते हो, तब सब्जी लेते हो। उससे पूछोगे, आलू कहेगा 27 रुपए किलो, नहीं 25 रुपए किलो लगाओ, इतना ले लेंगे, नहीं लगाएगा चले जाओगे। दूसरा 25 रुपए, 2 रुपए किलो, कोई अंतर नहीं होने वाला, 2 रुपए की वैल्यू नहीं है आजकल। 27 से 25 अगर कम हो गया तो कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर 50-100 किलो लो तब तो तुमको 200 का फायदा दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन अगर तुम 1-2 किलो लेते हो तो वो 2-4 रुपए की वैल्यू नहीं है। लेकिन हमारी प्रकृति वैसी है, कि जहां हम कम पाते हैं वहीं हम भागते हैं। आधा रुपया कम देगा तब वो पहुंच जाएंगे वहां से लेने के लिए, समझ गए, याद रखे रहना। तो क्या हुआ यहाँ पे, हम लोग क्या चाहते हैं कि कोई भी वस्तु हमको कम पैसे में मिल जाए और अच्छा भी उतना चाहते हैं। अगर कोई 27 रुपए किलो दे रहा है आलू, उसकी ठीक ठाक है, 25 वाले के यहाँ पहुंचो, कहोगे ठीक ठाक आलू देना, खराब मत देना। तो अगर वो भी सही दे रहा है तो तुम क्या करोगे, 25 वाला ही खरीदोगे ना। अगर खराब दे दिया तब क्या करोगे, तो एक बार तो फंस गया, दोबारा कहोगे 27 रुपये वाला लेंगे, 25 वाला नहीं लेंगे। तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकला, यहाँ दोनों जगह शुद्धता समान मिलती है, मतलब दोनों जगह समान मिल रहा है। तो तुम क्या करोगे, जहां पे सस्ता मिल रहा है वहीं करोगे। अर्थात जहां से हम कम पैसे में एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं, हम वहीं से एल्यूमिनियम निकालना चाहेंगे। हम बार बार क्रायोलाइट से क्यों निकालेंगे, हमारा 20 रुपए का खर्चा ज्यादा है, समझ गए। नहीं तो सोडियम एक बार जब निकालना शुरू करोगे तो उस समय खाली एल्यूमिनियम ही निकलेगा, एक ही प्रक्रिया से एक ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम निकाल रहे हो तो उसके बगल में सोडियम मिल गया, उसको उठा के रख लिए, ऐसा नहीं हो गया, ध्यान में रखे रहना। अभी इनको अशुद्धियों के रूप में दूर कर दिया जाता है सबको। जब तुम एल्यूमिनियम निकाल रहे हो तो सोडियम और फ्लोरीन इसमें अशुद्धि का काम करेंगे, जब सोडियम निकालोगे तो एल्यूमिनियम और फ्लोरीन अशुद्धि का काम करेंगे। मतलब जिसको निकाल रहे हो उसको छोड़ के बाकी सब अशुद्धि है। अभी तुमको आलू में हम मिला के दे दे, मिट्टी वाला टुकड़ा बना के ले कि चले जाओगे। अभी आलू बेच रहा है वो, भले ही तुमको 3 रुपया कम दे रहा है, 24 रुपए किलो दे रहे हैं, मिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा भर दिया उसी में आधा किलो, लेके चले जाओगे उसको। अरे तुम ले रहे हो आलू तो बाकी वो अशुद्धि हो गया ना तुम्हारे लिए, बाद में जब मिट्टी खरीदना होगा देखेंगे, समझ गए। तो आगे देखो इधर क्या हुआ, यहाँ पे जहां से हम कम खर्चे में धातु को प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे लिए सही चीज है। तो ऐसे खनिज, अर्थात ये खनिज तो दोनों है, क्योंकि हमने इनको खन के निकाला, नाम ही खनिज है, तो जो खन के निकालेगा वो खनिज है, सीधी सी बात। भूपरपटी में से खन के ही तो निकालोगे, क्या हवा में फूंक दी उड़ के चलाएगा क्या। अरे जमीन में है तो खोद के निकालना ही पड़ेगा हमें, तो खोद के निकाले तो दोनों खनिज हैं। लेकिन जब हम इनसे एल्यूमिनियम प्राप्त करने गए तो एल्यूमिना से 100 रुपए में एल्यूमिनियम प्राप्त कर लिए और क्रायोलाइट से 120 रुपए में एल्यूमिनियम प्राप्त किए। तो हमने अच्छा किसको कहा, एल्यूमिना को, एल्यूमिना हमारे लिए अच्छा है। तो इसी एल्यूमिना को हम अयस्क कहेंगे। क्या कहेंगे, अयस्क। तो समझ में आया किसे कहेंगे, किसे कहेंगे, ऐसे खनिज जिनसे हम कम खर्चे में धातु का शोधन कर सकते हैं या धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं,
क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। तो खनिज और अयस्क क्या अलग अलग वर्गीकरण होगा? खनिज और अयस्क अलग अलग वर्गीकरण नहीं हुआ, क्योंकि खनिज तो दोनों थे, लेकिन इससे कम खर्चे से प्राप्त करने के कारण इसका नाम हमने क्या दे दिया? अयस्क दे दिया। ठीक है, तो अगर खनिज पूछा तो दोनों लिख सकते हो, लेकिन अगर अयस्क पूछा तो केवल इसको लिखोगे, क्योंकि हम इससे कम खर्चे में प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं हेडिंग अब खनिज, मिनरल्स। मिनरल्स MINERALS, NE है, NE नहीं है, MINERALS। माइनरल्स भी इसको पढ़ सकते हैं, माइन माने खान होती है ना। हो गया? हो गया? तो शुरू करो, खनिज में लिखो। अब खनिज में लिखो, धातुएं भूपर्पटी में जिस रूप में पाई जाती हैं, धातुएं भूपर्पटी में जिस रूप में पाई जाती हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। हो गया? अर्थात हो गया, धातुएं जिस रूप में, एक मिनट ऐसे लिखो, अर्थात धातुएं अपने यौगिक बनाकर जिस रूप में भूपर्पटी में पाई जाती हैं, खनिज कहलाती हैं। हो गया ना? हो गया? अब देखो, कहने का मतलब ये एल्यूमिनियम है, जमीन के अंदर एल्यूमिना के रूप में है। हम इसको खोद के निकाले तो जिस रूप में वो जमीन से खोद के निकाले उसे ही हम खनिज कहेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जमीन में कमरा वमरा बनवाया गया था, बढ़िया पेंट पॉलिश करके उसमें रखा गया था, इसमें मिट्टी उट्टी नहीं लगेगी। अरे मिट्टी के साथ रहेगा, इसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी सब मिले होंगे, नहीं मिलेंगे। तो सबको मिला के एक साथ खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबको मिला के एक साथ खनिज। ऐसा नहीं है कि केवल एल्यूमिना को ही खनिज कहेंगे, पूरा मिला के एक साथ ही उसका नाम खनिज, क्योंकि खन के जिस रूप में निकाला गया वो खनिज है। ठीक है? अब क्या हुआ, खन के निकाले तो एल्यूमिना के साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी आदि मिली हुई थी। उस कंकड़ पत्थर मिट्टी आदि को अशुद्धि या आधात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? आधात्री। अशुद्धि कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अशुद्धि के रूप में इसको छोड़ के ये सब भी जो था वो भी अशुद्धि में आएंगे, इसलिए हम आधात्री कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहला काम, जब हम किसी अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते हैं तो उसी आधात्री या मैट्रिक्स को दूर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमको एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाना है तो सबसे पहले उसके कंकड़ पत्थर और मिट्टी को अलग करना पड़ेगा ना, तभी तो आगे की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। अब उसके लिए कोई भी प्रक्रिया अपनाओ, चाहे उसको धुल दो, धुल के भी निकाल सकते हो, लेकिन धुलने के बाद जो उसके अंदर बैठा हुआ वो कैसे निकलेगा, इसलिए उसको बारीक पीस के तब धुलो, हो जाएगा। धुलने से नहीं निकला, कोई और दूसरी प्रक्रिया अपनाओ, कोई रासायनिक विधि अपनाओ, तो ये सारी विधियां क्या कहलाएंगी? सांद्रण कहलाएंगी। मान लो उसको पिघलाया, उसके साथ और कोई पिघल गया, तब
उसके साथ जैसे कंकड़ पत्थर मिट्टी आदि में अन्य भी तो रहते हैं, वो भी पिघल गए, तब क्या करोगे? वही चीज है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए हम कौन कौन सी हर चीज के लिए अलग अलग विधि अपनाते हैं। अभी पढ़े होगे तुम लोग 8 में, कौन कौन सा पढ़े थे? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि। 3 विधियां तो 8 में ही पढ़े थे। और यहाँ पे हम एक विधि अपनाते हैं निछालन, जो कि एक रासायनिक विधि है। निछालन जो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसमें से अशुद्धियों को अलग करते हैं, अर्थात आधात्री को अलग करते हैं। तो अब क्या हुआ? निस्तापन नहीं, निछालन गधे। निस्तापन तो तुम्हारा दूसरे में चला जाता है, निछालन ये हो गया। तो आगे बढ़ो, खनिज लिख लिए। अब नीचे एक सिंगल इंडिकेट हेडिंग लिख लो, आधात्री या मैट्रिक्स। आधात्री या मैट्रिक्स हेडिंग है, हेडिंग आधात्री। आधात्री सब पे आ का मात्रा लगा रहेगा। नहीं, चमकता तो सब लेकर रख लेते हैं, समझ गए? हो गया जी। आधात्री या मैट्रिक्स या गैंग, इसको कहते हैं गैंग। इंग्लिश लिख सकते हो इसका GANGUE। ये तुम लोग वाला गैंग नहीं जो स्कूल में बनाते हो, ठीक है? ये गंगू है। हो गया? तो लिखेंगे खनिज में उपस्थित कंकड़ पत्थर हो गया, बालू मिट्टी आदि। कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी आदि, कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी आदि। कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी आदि। शुरू से क्या लिखे हो? आदि की अशुद्धियों को आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। आदि की अशुद्धियों को आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। हो गया? चलो अब लिखेंगे आगे। अयस्क, नीचे हेडिंग लिखो अयस्क। इसको कहते हैं ऑर्स, ORES। ORES हो गया? तो लिखो ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सरलतापूर्वक और कम खर्चे में, जिनसे धातु का निष्कर्षण सरलतापूर्वक और कम खर्चे में हो जाता है, जिनसे धातु का निष्कर्षण सरलतापूर्वक और कम खर्चे में हो जाता है, क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं। जैसे
एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम के दो खनिज, जैसे एल्यूमिनियम के दो खनिज, जैसे एल्यूमिनियम के दो खनिज, हो गया। बॉक्साइट, काली पेन से लिखना है दोनों नाम, बॉक्साइट, ये लिखे ना, बॉक्साइट लिखो, बॉक्साइट Al2O3 into 2H2O, Al2O3 into 2H2O है। हाँ, इसके साथ आणविक स्तर पर जल के अणु जुड़े होते हैं, अर्थात ये हाइड्रेटेड है, जलीय है, पढ़े थे ना पीछे। तो देखो, जब इसका जल हम बाहर निकाल देते हैं तो यही बॉक्साइट एल्यूमिना बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्यूमिना। इसलिए एल्यूमिना लिखते समय वहां कहे ना इसके साथ जल होता है, लेकिन यहाँ दिखाएंगे नहीं हम, क्योंकि जब जल हो जाता है तो इसका नाम बॉक्साइट दिया जाता है। क्या लिखे? बॉक्साइट, कोष्ठक में Al2O3 into 2H2O, तथा क्रायोलाइट, तथा क्रायोलाइट NaAlF6, NaAlF6, अभी खनिज बोल रहे हैं ना कथा। अभी क्या लिखवा रहे हैं उसको पढ़ो ध्यान से, जैसे में दिखाई दे रहा है। अभी तो अयस्क की बात नहीं की है ना, अभी आगे पूरा पढ़ लो तब तो अयस्क की बात करना। क्या लिखे? क्रायोलाइट NaAlF6। एक मिनट, सूत्र गलत लिख दिए हैं, Na3AlF6 होता है, Na3AlF6, क्योंकि F6 है तुम्हारा, F माइनस बनाता है ना, तो 6 माइनस हो जाएगा, तो 6 प्लस होना भी चाहिए था, गलत लग रहा था इसलिए चेक किए। Al3 प्लस बनाएगा, Na भी 1 प्लस बनाता है, 3 Na मिलेंगे तभी तो 3 प्लस बनाएंगे, 3 प्लस सोडियम का, 3 प्लस एल्यूमिनियम का, कुल मिला के 6 प्लस होता है, और फ्लोरीन का 6 माइनस, तब बनता है Na3AlF6। हो गया ना? चलो वहां तो लिखे Na3AlF6, कोष्ठक बंद करो, हैं, परंतु इनमें नीली पेन से लिखो, परंतु इनमें बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, परंतु इनमें बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, परंतु इनमें बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, हो गया, सरलतापूर्वक और कम खर्चे में हो जाता है, सरलतापूर्वक और कम खर्चे में हो जाता है, सरलतापूर्वक और कम खर्चे में हो जाता है। इसलिए बॉक्साइट हो गया, एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, परंतु क्रायोलाइट नहीं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, परंतु क्रायोलाइट नहीं। हो गया? तो ध्यान देना, खनिज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अयस्क वही होगा
जिससे हम धातु का निष्कर्षण सरलता पूर्वक और कम खर्चे में कर सके। यहाँ सरलता पूर्वक भी ध्यान देना है, नहीं कम खर्चे के चक्कर में पहुंच गए, पत्थर से घिस के तुमको गोरा कर दिया तो गुलाबी ग्लो तो आया चेहरे पे, लेकिन खून वाला ग्लो आ जाएगा। याद रखे।